अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारे सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड ऑफ साउंड, और दूसरा पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो पहला पॉइंट है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स की कुछ तो भी आरएमएस वेलोसिटी होगी, तो हमको गैस के मॉलिक्यूल्स की यानी गैस के साल्मात की आरएमएस वेलोसिटी जो है, आरएमएस रफ्तार जो है, जज़री औसत मुरब्बी रफ्तार जो होती है, उसका हम मवाजना करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे उसी गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज़ की रफ्तार के साथ में। ये हमारा पहला पॉइंट है आज का। और दूसरा जो पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे उर्दू में आमतौर पर आज़ादी की सनद कहा जाता, तो हम ये देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट क्या है और उसकी आज हमको मतलब गैस की स्टडी करते टाइम पर उसकी हमको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। आप लोग देखिए लास्ट लेक्चर में मतलब तीसरा जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस रफ्तार जो है उसके लिए फार्मूला, उसका जो फार्मूला जो है वो हमने उसका डेरिवेशन किया था। ओके, मैं इंतहाई शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि वो डेरिवेशन हम लोगों ने किस तरह से किया था। आप लोग देखिए, सबसे पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसकी जो इक्वेशन है यानी प्रेशर की जो इक्वेशन है वो आपको आना चाहिए। तो P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n। m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी एक साल में की कमियत। n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय v। v का मतलब है वॉल्यूम उस पर्टिकुलर गैस का या जिस कंटेनर में वो गैस है उसका वॉल्यूम। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। यहाँ पर याद रखो कि ये जो v स्क्वायर बार जो होता है तो ये एक्चुअली औसत मुरब्बी रफ्तार होती है, मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, लेकिन इसी को हम लोग आरएमएस वेलोसिटी के तौर पे ले सकते हैं। ओके, यानी वी स्क्वायर आरएमएस का स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ये आरएमएस वेलोसिटी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बेस पर प्रेशर की इक्वेशन है। इस पर से हम लोगों ने आरएमएस वेलोसिटी मालूम किए थे। अब अगर आप इसको रद्दो बदल अगर आप करते हैं तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस वी स्क्वायर आरएमएस को यहीं रहने दो और बाकी लोगों को इधर शिफ्ट करो, तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, इस साइड में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये v जो है ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा, और m इंटू एन जो है वो अपॉन में जाएंगे। इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगा 3 टाइम्स PV अपॉन m इंटू एन। ओके, 3 ऊपर गया, v ऊपर गया और m इंटू एन अपॉन में चला गया। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को रद्दोबदल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर कि ये जो नंबर है नीचे m इंटू एन, m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप एक मॉलिक्यूल के मास को पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पूरी गैस का ओवरऑल जो है उसका मास। इसका मतलब इसकी जगह पर आप लोग m ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये जो m है ये एक्चुअली मास ऑफ गैस है, यानी जो भी उस कंटेनर में जितनी भी गैस है उसका मास है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT मतलब आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है और उसमें n इज इक्वल टू 1 अगर लेना है, ये आप बारीकियों को ध्यान में रखिए। अगर आपको 1 मोल गैस लेना है तो फिर ये जो मास है, ये मास ऑफ गैस जो है ये मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। आमतौर पर उसको m सफिक्स 0 से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि PV इज इक्वल टू n की जगह पर 1 ले लिए, 1 मोल अगर लेते हैं तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। तो इस PV की जगह पर हम लोग यहाँ पर RT ले सकते हैं। ओके, तो ये एक कंसेप्ट आप बराबर ध्यान में रखो। अब ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें लाके पुट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3 टाइम्स RT अपॉन m। यहाँ पर m का मतलब अब मोलर मास है, उसको हम सफिक्स में 0 लगा देते ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये जो m जो है मतलब m अलग चीज़ है। m का मतलब है मास, पूरा मास, उस गैस का टोटल मास, और m0 का मतलब है उस गैस का मोलर मास। मोलर मास का मतलब मैं एक बार फिर बता दूं, मास ऑफ 1 मोल। सिंपल वे में आप इसको ऐसे याद रखो, 1 मोल गैस का अगर जो मास है उसको हम मोलर मास बोलेंगे। चलो ठीक है, ये था वी आर एम एस की वैल्यू।
अब यहाँ पर हम ये जो v का जो स्क्वायर है यानी VRMS का जो स्क्वायर है वो हटा लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा v सफिक्स में RMS इज इक्वल टू स्क्वायर हटा लिए तो इस साइड में रूट आ जाएगा, और अगर इधर रूट आ गया तो ये आएगा अंडर रूट 3 टाइम्स RT अपॉन m सफिक्स 0। ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये फार्मूला जो हम लोगों ने अभी जो देखा, ये फार्मूला एक्चुअली RMS वेलोसिटी का है, यानी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अंडर रूट 3 RT अपॉन m0। अब हमको यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना है वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला, यानी हम ये मानेंगे कि उसी पर्टिकुलर गैस में, जिस गैस के अंदर ये RMS वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, उसी गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मान लो कि Vs है। तो फिर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला उस पर्टिकुलर गैस के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है, Vs, S फॉर साउंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा इंटू RT अपॉन m सफिक्स 0। इक्वेशन नंबर 2 आप लोग याद रखो, यहाँ पर ये जो गैमा है इसे कहते हैं एडियाबेटिक रेशो। इसका नाम आप लोग याद रखिए, इसको कहते हैं एडियाबेटिक रेशो, और इसकी ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ने वाली है वो मैं आपको अभी इन एडवांस बता दूंगा, लेकिन वक्त आने पर धीरे धीरे करके आपको वो और क्लियर होते जाएगा। एडियाबेटिक रेशो का मतलब होता है CP अपॉन CV। याद रखो, CP का मतलब है स्पेसिफिक हीट और एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कौन लोग हैं, ये अभी अगले लेक्चर या उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर ये चीज़ और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ओके, एक और चीज़ बता दूं कि इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ने वाली है, तो वो भी मैं आपको इन एडवांस अभी बता देता हूँ, ताकि आप वक्त आने पर फिर उसको आप रिकॉल कर सको। आप देखो, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन जो देखा था वो था PV इज इक्वल टू nRT। अगर n की वैल्यू 1 ले ली जाए तो फॉर 1 मोल अगर लेते हैं तो n की जगह 1 आ जाएगा, R कांस्टेंट है और मान लो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप लोग याद रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसकी इक्वेशन ये वाली होती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, अगर वो जो प्रोसेस है अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा P इंटू वी का पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा एक चेंज आप याद रखो, अगर P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर P इंटू वी का पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। और इसमें ये जो गैमा है इसे हम कहते हैं एडियाबेटिक रेशो, और इसकी वैल्यू होती है CP अपॉन CV। आगे चलकर जब हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे मतलब प्रोग्रेस करेंगे और थर्मोडायनामिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे, उस वक्त ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना ही है। इसीलिए इन एडवांस आप अभी से इसको याद रखिए, और इसको चाहो तो आप अपने मार्जिन्स में कहीं नोट करके भी रखो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ये चीज़ें नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक ख़ास चीज़ हमको देखना है, और वो ये है कि दुनिया में जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी अलग अलग टाइप की जो गैसेस हैं, उन तमाम गैसेस को हमने हमारी स्टडी की सहूलत के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो है गैसेस की, उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम हो। मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है द गैस इन विच 1 एटम इज प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल, यानी जिसके सालमे के अंदर एक ही जौहर मौजूद हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, उसके अलावा एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जितने भी इनर्ट गैसेस है वो सब के सब आप देखो, हीलियम जो है वो अकेला होता है, नियॉन अकेला होता है, एरेगॉन अकेला होता है, मतलब इनका एटम ही इनका मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसे लोगों को हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे, यानी इनके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होगा। ओके, इसके बाद नंबर 2 पर मामला आता है डाई एटॉमिक का। तो डाई एटॉमिक गैस, नाम से समझ में आ रहा है, डाई का मतलब होता है 2, तो डाई एटॉमिक गैस का मतलब होगा ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हों, 2 जौहर मौजूद होते हैं जिसके उसके सालमे के अंदर।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं हाइड्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन, उसके अलावा नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे ऐसे लोग लेंगे जिसके अंदर दो आना चाहिए, मतलब जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हों। जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम हैं। ओके, इस तरीके से। और इसके बाद नंबर 3, तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉलीएटॉमिक गैस। अब पॉलीएटॉमिक गैस का जो मामला है उसके अंदर एटम्स जो है वो 2 से ज़्यादा होना, मतलब कम से कम 3 होना या 3 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा अगर हैं तो उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। और ऐसी गैसेस के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लेना है, आप ले सकते हैं यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप ले सकते हैं NH3, अमोनिया वगैरह वगैरह। बहुत सारी गैसेस आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो जिनके अंदर मोर देन 2 या मतलब 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब के सब पॉलीएटॉमिक के अंदर आएंगे। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज आप याद रखिए। अब ये तीन कैटेगरीज को हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। ओके, अब आप देखिए कि इन तीनों के अंदर अगर हम इस गामा के बारे में अगर बात करें तो ये गामा की जो वैल्यू है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, यानी दुनिया में जितने भी मोनो एटॉमिक गैसेज हैं उनके लिए गामा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इनकेस आप ये भी चीज़ को याद कर लो कि एडियाबेटिक रेशो की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होती, मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए या पॉलीएटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, डायटॉमिक के लिए उसकी वैल्यू कम हो जाती, और पॉलीएटॉमिक के लिए और भी ज़्यादा कम हो जाती। ओके, जितने आप नंबर ऑफ एटम बढ़ाओगे उतना गामा की वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5/3। ये हम लोग प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर कि ये गामा इज इक्वल टू 5/3 कहाँ से आ गया। ओके, अब 5/3 को अगर हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करके अगर लिखें तो ये जाएगा 3 का 3 और 3 6 के 18, 3 7 21 है 1, अप्रॉक्सीमेटली आप उसको ले सकते हैं 1.67। एक्चुअली वो आएगा 1.6666 और 6 को आप 7 लिख सकते हो। तो गामा की वैल्यू आ गई 1.67। ओके, ये याद रखो, ये गामा की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप डायटॉमिक गैस की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 1.4 होती है, और अगर पॉलीएटॉमिक की लेंगे तो 1.4 से भी नीचे चले जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। मान लो कि जो गैस है वो पॉलीएटॉमिक गैस है। ओके, सॉरी, मान लो कि जो गैस हम ले रहे हैं वो मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस में स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला अगर आप लेंगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, गामा की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 1.67 मोनो एटॉमिक के लिए, मल्टीप्लाइड बाय RT अपॉन M0। ओके, और अब आप देखो, अगर आपको इन दो लोगों को कंपेयर करना हो, मतलब मान लो कि आपने इसकी बजाय मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लो। आप देखो ये क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन VS इज इक्वल टू ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाय ये पूरा नंबर। अब आप देखो इसको अगर आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये RT से RT कट जाएगा, M0 से M0 कट जाएगा, और दोनों भी अंडर रूट में है, इसलिए हम अंडर रूट में कॉमन ऐसा ले सकते हैं, ऊपर से 3 बचेगा और नीचे से 1.67 बचेगा। ओके, और अब आप लोग देखो 1.67 को यहाँ ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग देखेंगे कि VRMS डिवाइडेड बाय VS इज इक्वल टू, इसका जो भी आंसर आएगा, देखो 1.67, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1.5 ले लूँ तो ये 3/1.5 यानी अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो नियर अबाउट इसका जो आंसर आएगा वो 1.3 के आसपास कुछ तो भी आने वाला है। ओके, मैं ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, तो 1.3। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। अब ये VS को आप उधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा VRMS इज इक्वल टू 1.3 इंटू VS। ठीक है, और अब आप लोग एक चीज़ देखो, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 से जब आप किसी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो इससे इक्वल होता है तो ये नंबर बड़ा होता है। इसका मतलब अपने आप में ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। आप लोग देखो, इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझा देता आपको। मान लो 6 इज इक्वल टू x इंटू 3 ऐसा लिखना है, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, तो डेफिनेटली x की वैल्यू 2 आएंगी। क्यों 2 आएगी, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ कि 3 इज इक्वल टू x इंटू 6, अब x की वैल्यू क्या आएंगी, तो x की वैल्यू आएंगी 0.5, मतलब लेस देन 1।
तो याद रखो कि ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वाला फैक्टर यानी मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर अगर 1 से छोटा हो, ये वाले केस के अंदर 1 से छोटा हो तो इधर वाला नंबर छोटा होगा और इधर वाला नंबर बड़ा होगा, और अगर ये वाला फैक्टर 1 से बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा और इधर वाला नंबर छोटा होगा। आप देखो ये 1.3 है, मतलब ग्रेटर देन 1, और क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, ओके, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप ध्यान में रखो किस तरीके से होता है। तो ये नंबर क्योंकि 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि VRMS इज ग्रेटर देन VS। तो क्या चीज़ प्रूफ हो गई? प्रूफ ये हुआ कि जिस पर्टिकुलर गैस की आप स्टडी कर रहे हो उसमें मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड उसी गैस में साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। ओके, यानी स्पीड ऑफ साउंड कम है और RMS वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि आमतौर पर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड जो लेते हैं इन नॉर्मल कंडीशन, स्पीड ऑफ साउंड वो लेते हैं हम लोग 330 या 340 मीटर पर सेकंड के करीब। इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हो गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली गैस की जो RMS वेलोसिटी होगी नॉर्मल कंडीशंस में वो इस नंबर से ज़्यादा होगी। ओके, इससे डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये था मतलब हमारा आज का पहला आर्टिकल। इस पहले आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पहला आर्टिकल पूरी तरह से जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड आर्टिकल पर। हमारा आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उर्दू में हम इसे कहते हैं आज़ादी की सनद। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग बताने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। आप याद रखिए इसका सीधा साधा मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, number of coordinates which are necessary या which are essential to study the state and configuration of state of a system. ओके, उर्दू में हम इसको इस तरह से कहेंगे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब मुहद्दिद की तादाद। बेसिकली ये मुहद्दिद की तादाद है जो हमको किसी पर्टिकुलर सिस्टम की, पर्टिकुलर निज़ाम की स्टडी करने के लिए, मतलब उसकी स्टेट यानी हालत, और कॉन्फ़िगरेशन यानी उसका तशक्कुल, उसकी बनावट, उसकी शक्ल, उसकी स्टडी करने के लिए हमको जो कम से कम मुहद्दिद की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहेंगे, उस नंबर को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये मुहद्दिद की तादाद का रियल में मीनिंग क्या होता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, सिर्फ एक बार आपके ध्यान में आना ज़रूरी है। आप देखो, इमेजिन करो कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्स सिस्टम है। सपोज करो कि ये एक्स महवर ऐसे आड़ा जा रहा है, ये वाई एक्सिस है जो ऐसी खड़ी जा रही है, और ये ओरिजिन है, और यहाँ पे ऐसा सामने ओके, यानी इस बोर्ड के सामने ये जेड एक्सिस है। तो ये ऐसा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों भी, इन तीनों के बीच का एंगल जो है वो 90 का रहेगा। ओके, यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। एक्चुअली ये ऐसा सामने है। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं एक पर्टिकुलर एक पॉइंट को यहाँ लूँ, इमेजिन करो कि ये एक पॉइंट है छोटा सा, या एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा ज़र्रा है, और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल मान लो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्टडी करने के लिए। ओके, अगर ये पार्टिकल वाई महवर में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, तो इसको वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐसे सामने आ रहा है, इसका मतलब इसको जेड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप एक चीज़ देखो कि पार्टिकल तो एक ही है, उसकी हरकत भी एक ही है, जो हरकत वो कर रहा है वो कैसी है, वो खती हरकत, वो ऐसा लीनियर मोशन में जा रहा है। इसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। उर्दू में अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन को इंतकाली हरकत कहें, ओके, तो इस इंतकाली हरकत में, या ख़ती हरकत बोल दो क्योंकि वो सीधा ख़ती होता है, तो सीधे ख़त के अंदर, इस ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जब वो एक्स महवर में जाएगा तो उसकी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट आ गया उसके पास। अगर वो वाई में जाएगा तो ये उसका दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, अगर वो जेड में जाएगा तो ये उसका तीसरा आ गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की तादाद 3 हो गई।
ओके, और ये तीनों के तीनों कौन से हो गए? ये तीनों के तीनों हो गए ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, यानी इन तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो ताल्लुक है वो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ में है। अगर ये पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन में है, इंतकाली हरकत में है या खती हरकत में अगर है, तो हम ये बोलेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ओके, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से रहेंगे? एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। ओके, ये थी कहानी इस पर्टिकुलर पॉइंट की। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते, थोड़ा सा इसको चेंज करते कि इसका दूसरा मीनिंग और क्या ले सकते हैं। आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है, ये इस तरीके से मान लो हमने एक्स महवर लिया और वाई महवर लिया, और अभी जैसा हमने देखे थे कि वो पार्टिकल किसी एक लाइन से जा रहा था। ओके, मतलब उसको एक्स की ज़रूरत पड़ रही थी सिर्फ, या सिर्फ वाई की ज़रूरत पड़ रही थी, या सिर्फ जेड की ज़रूरत पड़ रही थी। ओके, अब मान लो कि वो इस एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ कहीं तो भी है इस जगह पर, और वो पार्टिकल यहाँ से निकल कर ऐसे गया, इस जगह तक गया। ओके, अब आप इमेजिन करो कि जब वो यहाँ पर है पॉइंट ए पर, यहाँ उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और जब वो हरकत करते करते इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसका मतलब उसके दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर वो प्लेन में हरकत करता है, आप लोग ये वर्ड याद रखो, अगर वो प्लेन में हरकत करता है, किसी मुस्तवी में अगर वो हरकत करता है, तो उसको 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसकी स्टेट या उसकी मोशन की स्टडी करने के लिए। क्योंकि आपको 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही, इसका मतलब जब वो प्लेन में मूव होगा तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके 2 लगेंगे। ओके, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो सकते हैं अगर वो प्लेन में मूव करता है तो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग एक और चीज़ देखो कि मान लो आपने इस अंदाज में 3 डायमेंशनल स्पेस लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये पॉइंट ओ है। और अब आप ऐसा इमेजिन करो कि जो आपका पार्टिकल है वो एक्स में, वाई में और जेड में हरकत नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसा स्पेस में घूम रहा है। अब स्पेस में घूमने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा रेड कलर से बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ से वो यहाँ तक गया। याद रखना कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट इस बोर्ड में नहीं है, बल्कि बोर्ड के सामने है। मान लो, इमेजिन करो कि पॉइंट ए बोर्ड के सामने है और पॉइंट बी और भी ज़्यादा सामने है। यानी पॉइंट ए मान लो यहाँ है और वो घूम कर यहाँ आया। ओके, इस तरीके से आप इमेजिन करो उसको। तो अगर आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1। ओके, यहाँ के कोऑर्डिनेट, और जब आप बी पर जाओगे तो वहाँ भी 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, x2 y2 z2। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जब वो स्पेस में जाएगा, यहाँ पर याद रखना मेन चीज़ स्पेस है, तो अगर वो स्पेस में जाता है तो उसको 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सिंपल सा एक कंसेप्ट जो है वो समझ में आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, वो मुहद्दिद की तादाद है। मैं अपनी आज की इस बात को समराइज़ करने के लिए जस्ट आपकी सहूलत के लिए इसको मैं लिख देता हूँ। आप देखो, अगर कोई पार्टिकल लाइन पे मूव होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अगर वो लाइन पर है, तो मैंने आपको ये एग्जांपल एक्स वाई जेड के लिए करके बताया था शुरू में कि अगर वो एक्स लाइन पर है तो 1, वाई लाइन पर है तो 2, जेड लाइन पर है तो 3। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्स महवर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, वाई महवर में हरकत करता है तो वो भी 1 ही होगा, लेकिन जैसा उसको हम दूसरा बोल रहे हैं। ओके, अगर वो जेड में जाता है तो भी उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहेगा। ओके, ओवरऑल अगर हम पूरी बात करेंगे तो फिर वो 3 हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन लाइन के लिए अगर वो मूव होता है, अगर कोई पार्टिकल लाइन पर हरकत में है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ओके, इसके बाद अगर वो पार्टिकल किसी प्लेन में हरकत में है, मुस्तवी में अगर वो हरकत में है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 हो जाएगा। अगर वो पार्टिकल स्पेस में है, अगर वो स्पेस में घूमता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 हो जाएगा। ओके, तो ये था मामला सिंपल मोशन के साथ, यानी ट्रांसलेशनल मोशन को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्योंकि हमारा मेन टॉपिक गैसेस के बारे में है, हमारा ये चैप्टर का नाम ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसलिए अब हम हमारा पूरा फोकस जो है वो गैस पे करेंगे कि गैसों का मामला कैसा आएगा। तो जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमने हमारी स्टडी की सहूलत को ध्यान में रखकर गैस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए हैं। जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है मोनो एटॉमिक गैस, उर्दू में हम इसे कहेंगे यक
जौहरी गैस। यक जौहरी गैस का मतलब होगा ऐसी गैस जिसके सालमे के अंदर एक जौहर हो। द गैस हैविंग वन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, यानी जिसके मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम हो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ओके, एग्जाम्पल आपको पता है इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, एरेगॉन वगैरह। अब आप इमेजिन करो कि मोनो एटॉमिक गैस का मामला, यानी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होंगे। तो आपको उसके लिए स्पेस तैयार करना पड़ेगा। मान लो एक्स महवर, वाई महवर और ये जेड महवर और ये ओरिजिन। और सपोज करो कि यहाँ पर एक मोनो एटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है। अब जब आप उसको बोल रहे हो कि वो मोनो एटॉमिक है, मतलब वो एक पार्टिकल है, छोटा सा एक पार्टिकल। और अगर वो एक छोटा सा पार्टिकल है तो डेफिनेट बात है कि वो सिर्फ खती हरकत कर सकता है, वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो हो सकता है कि वो एक्स डायरेक्शन में जाए, हो सकता है कि वो वाई डायरेक्शन में जाए, हो सकता है कि वो जेड डायरेक्शन में जाए। इसका मतलब जब वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी। हम उसको यहाँ पर 1 भी बोल सकते हैं, हम उसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अगर वो वाई में जाता है तो हम उसको वाई कोऑर्डिनेट बोल देंगे। अगर वो जेड में जाता है हम उसको जेड कोऑर्डिनेट बोल देंगे। मतलब ओवरऑल जब ये पार्टिकल स्पेस में घूमेगा, ओके याद रखो, जब ये पार्टिकल, मोनो एटॉमिक गैस का पार्टिकल जब ये स्पेस में जाएगा तो उस वक्त इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हो जाएगी 3। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों हुआ? एक्स के लिए 1, वाई के लिए 1 और जेड के लिए 1। याद रखो कि ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। ओनली सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन के लिए, क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही कर सकता है। ओके, तो अगर मोनो एटॉमिक गैस है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। और ये 3 कहां से आ गए? 3 अलग अलग एक्सिस के लिए, 3 अलग अलग महवरों के लिए। ओके, ये हो गया मोनो एटॉमिक गैस। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, मतलब सेकंड टाइप की गैस पर। आप याद रखो जो सेकंड टाइप की जो गैस हमारे पास है उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक गैस। डाई का मतलब होता है 2, मतलब ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हो। द गैस इन विच 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल। ओके, यानी एक साल में के अंदर 2 जौहर अगर मौजूद हैं तो उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। एग्जाम्पल आपको पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाई एटॉमिक गैस जो है उसके मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमको स्पेस बनाना पड़ेगा। मान लो हमने ये स्पेस तैयार करे, एक्स, वाई और जेड, और ये ओरिजिन लिए। ओके, अब आपको यहाँ पर एक डाई एटॉमिक गैस को लेना है। तो आप इमेजिन करो कि डाई एटॉमिक गैस का मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक एटम ये है और ये दूसरा एटम ये वाला है। ये 2 एटम रेड कलर से जो मैंने बताया, ये 2 एटम्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये दोनों भी एक ही मॉलिक्यूल, यानी ये एक ही मॉलिक्यूल है 2 लोगों का मिलकर। जैसे अगर मान लो ये हाइड्रोजन गैस है तो ये भी H और ये भी H, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड। ओके, अब आप देखो कि ये जो आपके सामने जो डाई एटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल जो दिख रहा है ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है, यानी कौन कौन सी हरकतें करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा इधर जाएगा। मान लो कि ये ऐसा सीधा इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी उसको। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठकर ऐसा जाएगा, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उसको वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर इधर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया एक्स, इधर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया वाई। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठकर ऐसा सामने आ सकता है अलॉन्ग जेड। अगर ये ऐसा आएगा, मैं उसको यहाँ ऐसे बता देता हूँ, तो ये जेड के लिए आ गया। इसका मतलब जो डाई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। अगर उसने ट्रांसलेशनल मोशन किया जैसा कि वो कर रहा है अभी, तो हम ये कहेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। ओके, अब यहां पर क्या ये जो मॉलिक्यूल है इसके अलावा और कोई और मोशन ये कर सकता है? तो डेफिनेटली ये कर सकता है। अब कौन सी ये मोशन करेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इस पिक्चर को बदलना पड़ेगा। मतलब यही वाली तस्वीर को हम थोड़ा सा बदल कर देखेंगे। तो आप लोग देखो इसको इस तरीके से ध्यान दो। मान लो कि ये हमारे 3 अलग अलग महवर हैं, एक्स महवर, वाई महवर और जेड महवर, और ये पॉइंट O, और ये हमारा वो मॉलिक्यूल है। ओके, मॉलिक्यूल का पहला एटम, ये मॉलिक्यूल का दूसरा एटम, ठीक है। और ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड ग्रीन कलर की जो है ये एक केमिकल बॉन्ड है। अब सवाल ये आएगा कि ट्रांसलेशनल मोशन जब उसने किया, यानी खती हरकत जब उसने किया,
अगर आप ट्रांसलेशनल को खती हरकत बोलते हो तो खती हरकत के लिए 3, और अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन को इंतकाली हरकत बोल रहे हो तो इंतकाली हरकत के लिए उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अब हमको ये देखना है कि ये और कौन सी हरकत करेगा। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहली जो हरकत ये कर सकता है वो ये है, आप ये देखो कि ये एक्स एक्सिस के अंदर है। मतलब अगर हम ये देखें कि ये एक्स एक्सिस है तो ये भी तो एक्स एक्सिस के अंदर ही है। और अगर ये पार्टिकल, अगर ये मॉलिक्यूल एक्स महवर में है तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से बीच में से एक ऐसा महवर गुजार सकते। ये महवर जो है वाई से मुतवाजी है, इसलिए मैं इसका नाम वाई रख देता हूँ। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे रोटेट हो सकता है। देखो आप इमेजिन करो, ये ऐसे घूम सकता है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो पेन है ये मॉलिक्यूल है, तो ये कैसे रोटेट होगा? ये ऐसे, इस अंदाज में ये रोटेट होगा। ये मॉलिक्यूल ऐसा सामने जाएगा, वो पीछे, ये एटम ऐसा सामने आएगा, ये पीछे जाएगा, और ये दोनों मिलके ऐसे रोटेट होंगे। मतलब इनका जो रोटेशन है ये अलोंग वाई एक्सिस हो सकता है, यानी डेफिनेटली ये वाई एक्सिस में घूमेगा, घूम सकता है। तो ये रोटेशन आ गया। रोटेशन यानी गर्दिशी हरकत। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर इस जगह पर, इस पर्टिकुलर वाई महवर के लिए ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया इसका रोटेशन के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और एक चीज़ देखते। ये मैंने अभी वाई महवर के लिए आपको इसको करके बताया हूँ। ठीक है, अब हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? हम यहाँ पर ऐसा इमेजिन करो कि ये जो सेंटर है यहाँ से ऐसी एक्सिस गुजर रही है, ऐसे सामने सामने, मतलब ये जेड एक्सिस से मुतवाजी ऐसे सामने एक एक्सिस ऐसे आ रही है। चलो मैं उसको समझाने के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसे एक्चुअली वो ऐसी नहीं बनेगी, वो ऐसे सामने आएगी। और अगर ये महवर, अगर ये ऐसी एक्सिस है तो फिर ये मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। ओके, मतलब इस मरतबा ये ऐसे रोटेशन में है, इस अंदाज में, और महवर ऐसा सामने है। तो जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये भी तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, यानी ये जेड महवर के अतराफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इसकी एक और आ गई, और ये भी रोटेशन के लिए आया। ओके ओके, आप एक और चीज़ देखो यहाँ पर, थोड़ा सा आप अपने आइडिया से एकदम क्लियर रखो। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 1 आया रोटेशन के लिए, ये वाई महवर के लिए था। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया रोटेशन के लिए, ये जेड महवर के लिए था। ओके, क्या एक्स महवर के लिए भी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ला सकता है? तो चलो ये पॉसिबिलिटी पर भी हम लोग करके देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा, यानी ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम इसको ऐसा इमेजिन करते कि ये मॉलिक्यूल यहाँ रख देते। इमेजिन करो कि ये मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है। ओके, ये पहला एटम यहाँ आ गया, ये दूसरा एटम यहाँ पर आ गया, इस तरह से, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड है, ग्रीन कलर की ये केमिकल बॉन्ड। और अब हमको इसको एक्स महवर के अतराफ में गोल घुमाना है। अब ये एक्स महवर है, इसके अतराफ में अगर इसको घुमाना तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, यूं, मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, जैसे ये पेन को आप इमेजिन करो कि ये मॉलिक्यूल है, तो इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा इस अंदाज में, या ऐसे घूमते रहेगा इस तरह से, ऐसा रोटेशन होगा उसका। ओके, अगर उसका रोटेशन ऐसा होता है, मतलब अगर मैं उसको ऐसा बता दूं, यहाँ पर आप इमेजिन करो ऐसे इस तरीके से घूम रहा है मान लो, या फिर ऐसे घूम रहा है इस अंदाज में, अगर रोटेट हो रहा है तो ये रोटेशन नहीं होगा। ओके, इसको रोटेशन इसलिए नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। वो अपनी जगह, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रुका हुआ है, ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ है, और अपनी जगह पे रह के ये घूम रहे हैं। इसका मतलब उनकी पोजीशन नहीं बदल रही, तो इसलिए ये रोटेशन जो है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अगर कोई मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यानी वो एक्स महवर के अंदर अगर है, तो फिर वो एक्स महवर में रोटेट नहीं हो सकता, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ सकता। आया समझ में? इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स महवर के लिए नहीं आएगा। ओके, अब हम आप देखते, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सॉरी, अब हमको ये देखना है कि अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, मतलब इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको अभी तक की पूरी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। तो डायटोमिक गैस की अगर हम बात करें तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो तादाद है वो आ जाएगी 3 ट्रांसलेशन के लिए, वो आ जाएगा +1 वाई महवर में रोटेशन के लिए, +1 जेड महवर में रोटेशन के लिए। ये दोनों कब आएंगे? अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। तो अगर वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फिर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक्स के लिए आएगा और 1 जेड के लिए आएगा। अगर वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन का एक्स के लिए आएगा और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाई के लिए आएगा, अगर वो जेड में अलॉन्ग में है तो। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि टोटल मिलाकर यहाँ पर ये दोनों जो है ये रोटेशन के लिए आए, तो टोटल मिलाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 4 5, यानी टोटल मिलाकर 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है अगर आप डायटोमिक गैस की बात कर रहे हो तो। ओके, तो जब भी हम किसी डायटोमिक गैस की बात करेंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगे। 5 में से 3 जो है वो ट्रांसलेशन के लिए होंगे और 2 जो है वो रोटेशन के लिए होंगे। मुझे उम्मीद है आपके आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली कैटेगरी की तरफ, जो गैस की तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, लास्ट मतलब नंबर 3, वो है पॉली एटॉमिक गैस। अब सवाल ये आएगा कि पॉली एटॉमिक किसको बोलेंगे। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा का मतलब हम लेंगे मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 5 6, कितने भी आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब इनकी एग्जांपल अगर हमको लेना है तो बहुत सारी गैसेस को आपको पता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ O3, ओजोन। आपने पढ़ा हुआ है ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 एटम हो गए। अमोनिया NH3, हाइड्रोजन के 3 एटम, 1 नाइट्रोजन, मतलब टोटल 4 एटम हो गए इसके अंदर। तो ये सब के सब और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपको पता है, ये सब के सब पॉली एटॉमिक में आएंगे। पॉली एटॉमिक का मतलब रहेगा ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम होते हैं। ओके, जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा एटम होते हैं उसे हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। और ये कुछ उसकी मिसालें हैं। हमको ये देखना है कि पॉली एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल कौन कौन सी हरकतें कर सकता है, यानी कौन कौन सी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की पॉसिबिलिटीज़ इसकी में क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी स्पेस तैयार करेंगे। मान लो X महवर, Y महवर और ये Z महवर और ये ओरिजिन। और अब हमको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेना है। आप लोग ये काम करते हो, इसमें सिंपल करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर पॉली एटॉमिक के तौर पर हम एक ट्राई एटॉमिक गैस ले लेते हैं। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम वाला। ओके, आप यहाँ पे 3 4 5 कितने भी ले सकते हैं। मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। 3 अलग अलग एटम मैंने यहाँ पे लिया हूँ, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो। ओके, और ये इनके बीच में जो ग्रीन कलर में जो मैं बता रहा हूँ, तो ये केमिकल बॉन्ड है जिसके ज़रिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्ड, ये जो यहाँ पर कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, आप देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा का ऐसा इधर जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा वाई में, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा सामने आएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सी जो बात आ गई वो ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम यानी ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन में है। तो यानी अगर ये एक्स में जाता है, वाई में जाता है या जेड में जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर महवर के लिए 1 1 होगा, मतलब टोटल मिलाकर 3। तो ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आ गए। ओके, ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी। आप देखो दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो यहाँ से महवर गुजार दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से गुजारो, और ऐसा इमेजिन करो कि ये मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे। ओके, मतलब इसका रोटेशन या ऐसा इमेजिन करेंगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। अब आप ऐसा करो कि इमेजिन ये करो कि ये जो लाइन है तो ये महवर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हो रहा है, ये सिस्टम ऐसे, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 2। आप इसके अंदर ऐसा इमेजिन करो कि महवर यहाँ से पास हो रहा है और जब यहाँ से गुजरेगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होगा, इस अंदाज में रोटेशन में आएगा, या ऐसे रोटेट होगा। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, ये रोटेशन नंबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी होगी रोटेशन की। ओके, इसको या तो आप ऐसा समझ लो या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अलॉन्ग एक्स एक्सिस रोटेट होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अलॉन्ग वाई एक्सिस रोटेट होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम अलॉन्ग जेड एक्सिस रोटेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएंगे रोटेशन के लिए। ओके, जब डायटोमिक था तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था रोटेशन के लिए, लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। ओके, क्लियर। ये था मामला यहाँ पर रोटेशन को लेकर। क्या ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के अलावा भी कोई और मोशन हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर हो सकती है। और क्या होगी तो आप लोग देखो उस चीज़ को एक बार आप समझने की कोशिश करो। मान लो ये पहला मॉलिक्यूल
पहला एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, और ये तीनों एटम एक ही मॉलिक्यूल के हैं। इसका मतलब ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो सवाल ये आएगा कि क्या ये सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन ही करेंगे या उसके अलावा भी कोई और मोशन करेंगे? तो ये और एक मोशन कर सकते हैं और वो है वाइब्रेशनल मोशन। यानी यहाँ पर एक तीसरा केस और आ जाएगा और वो है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल के लिए जनरली हम लोग उर्दू में इर्त्याश वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो वो इर्त्याशी हरकत भी करेगा। अब सवाल यह है कि इर्त्याशी हरकत कैसे करेगा? तो इर्त्याशी हरकत की यहाँ पर याद रखो कोई कैद नहीं होगी। हो सकता है ये दोनों अपनी जगह रुके हों और ये आगे पीछे वाइब्रेट करे, हो सकता है ये दोनों रुके हों और ये आगे पीछे वाइब्रेट करे, हो सकता है ये दोनों रुके हों और ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला एटम आगे पीछे वाइब्रेट करे। तो अभी मैंने आप लोग चेक करो, मैंने अभी आपको टोटल 6 केस बताया। कैसे 6 केस? ये दोनों रुके हैं और ये आगे और पीछे वाइब्रेट हो रहा है, तो ये 2 केस हो गए। ये दोनों रुके हुए हैं और ये आगे और पीछे वाइब्रेट हो रहा है, तो ये 2 केस। ये दोनों रुके हैं और ये आगे और पीछे वाइब्रेट हो रहा है, तो ये 2 केस। ओके, तो ये टोटल 6 केस हो गए। इसी तरीके से आप इमेजिन करो कि मान लो सिर्फ ये रुका हुआ है, ये दोनों साथ में आगे आए, साथ में पीछे गए, 1 केस। ये रुका हुआ है, ये सामने आया, उस वक्त ये पीछे गया, और जब ये सामने आया तो फिर ये पीछे गया, ये दूसरा केस। आप लोग इमेजिन करो, जब आप इसको वाइब्रेशन पे लाओगे तो इसके अंदर अनगिनत, मतलब बहुत सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ सकते हैं। ओके, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आएंगी। और फिर एक और बात है, यहाँ तो ये सिर्फ 3 ही एटम लिए, पॉली एटॉमिक का मतलब तो मोर देन 2 होता है, मतलब 3, 4, 5। आप इसके अंदर बहुत सारे एटम ले सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एटम्स लिए तो उनके वाइब्रेशंस तो अनगिनत होते जाएंगे, मतलब बहुत सारे वाइब्रेशंस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जब वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो हम उसको कोई एक नंबर दे देंगे एफ जो है, मान लो कि एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन के लिए, क्योंकि हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, वो नंबर ऑफ एटम पे भी डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ वाइब्रेशन भी डिपेंड करेगा। इसलिए हम वाइब्रेशन के लिए जब मामला आता है तो हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कोई एक नंबर नहीं दे सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होंगे या 6 ही होंगे या 10 ही होंगे या 100 ही होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ओके, एनी नंबर। इसलिए मैं उसको फर्ज कर लेता हूँ कि मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखो, जब हम पॉली एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का जब मामला आता है तो उसके अंदर 3 आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, प्लस 3 आते हैं रोटेशन के लिए, और बहुत सारे आते हैं एफ वाइब्रेशन के लिए। ये जो वाइब्रेशन है ये एक नया जुड़ गया इसके अंदर, वाइब्रेशन है ना इर्त्याशी हरकत के लिए। इसका मतलब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की टोटल करोगे तो 3 + 3 6 प्लस एफ, तो ये वो नंबर होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पॉली एटॉमिक गैस के लिए। इसको देखकर एक चीज़ तो समझ में आ रही है, और वो ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, अगर एफ की वैल्यू 0 ले ली जाए तो ये 6 हो जाएगा। अगर एफ की वैल्यू 1 ले ली जाए तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा। एफ की वैल्यू 2 ली जाए तो 6 + 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कम से कम 6 तो होगी। ओके, पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू 6 होगी अगर आप एफ को 0 लेते हैं तो। ओके, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि वाइब्रेशन की कम से कम एक वाइब्रेशन तो है, अगर एटलीस्ट 1 वाइब्रेशन आप इमेजिन करो तो 6 + 1 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लेना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो ये था मामला डिग्री ऑफ फ्रीडम का, और इस तरीके से हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में जो 3 अलग अलग टाइप की जो गैसेस हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो तादाद है वो 3 है, और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशन के लिए है। अगर हम डाई एटॉमिक गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की तादाद जो है वो 3 + 2 यानी = 5 है। इसमें से ये 3 ट्रांसलेशन के लिए है और 2 रोटेशन के लिए है। ओके, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पॉली एटॉमिक गैस की अगर बात कर रहे हैं तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो तादाद है वो है 3 + 3 + f। ओके, 3 + 3 + f का मतलब क्या हो जाएगा? 6 + f। ये जो 3 है ये ट्रांसलेशन के लिए है, ये जो 3 है ये रोटेशन के लिए है, और ये जो f है ये वाइब्रेशन के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो डिटेल्स मैंने अभी आपको बताया ये सब आपको अच्छे से
समझ में आ गया होगा और आपने ये पूरा अच्छे से नोट कर लिया होगा। ओके, अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसका और आगे एप्लीकेशन और वो सब देखेंगे कि इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, कीप स्टडिंग। अल्लाह हाफिज़।